Good afternoon, everyone. हाँ भाई, फाइनल ईयर आप लोगों के में जो अब टॉपिक चल रहा है वो है समाज, है ना। समाज में हम लोगों ने कल किसके बारे में स्टडी कर लिया था? मधुमक्खियों के बारे में। हमारा कल टॉपिक स्टार्ट हुआ था समाज में हिरन को लेकर, है ना। हिरन को हम लोगों ने कितने भागों में डिवाइड किया था? 2 भागों में। फर्स्ट इज डियर, मतलब मृग जिसे हम बोलते हैं, एंड सेकंड इज एंटीलोप। एंटीलोप, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस मैंने कल बता ही दिया था कि इन दोनों में सबसे पहले क्या डिफरेंस होता है। इन दोनों की फैमिली अलग होती है। जैसे डियर की जो फैमिली है वो किस में आते हैं? सेरेविडी में। और एंटीलोप किस में आते हैं? आपके फैमिली बोविडी में, ठीक। और इनमें मैंने डिफरेंस बताया था, वो बताया था इनके एंटलर्स के आधार पर, है ना। एंटलर्स मतलब जो इनके सींग होते हैं उनके आधार पर मैंने आप लोगों को इन दोनों में डिफरेंस बताया था कि डियर जो मृग होते हैं जैसे बारहसिंगा, ठीक है, उनके हमेशा जो सींग झड़ते रहते हैं, उगते रहते हैं, ये उनकी पूरी जिंदगी भर वो रहती है। मतलब सींग कभी भी परमानेंट नहीं होते हैं इसमें, ये हॉलो प्रकार के होते हैं। जबकि एंटीलोप में कैसे होते हैं सींग? थोड़े ठोस प्रकार के होते हैं और परमानेंट होते हैं, इसमें ये गिरते नहीं है, ठीक। लेकिन जो डियर होते हैं उनमें वो टाइम टू टाइम गिरते रहते हैं, एक काल में गिर जाते हैं। ये मैंने आप लोगों को कल यहाँ तक तो बता दिया था, है ना। अब हम बात करने वाले थे इनके बिहेव के बारे में, इनके समाज के बारे में, कि ये किस तरह का समाज बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं, उनका संचालन किस प्रकार करते हैं। तो बस आज हम उसी के बारे में स्टडी करते हैं। देखें, हिरन कैसा प्राणी होता है? ये थोड़ा शर्मीला प्रकार का प्राणी होता है और एक समाज में रहता है। मतलब हमेशा ये किसमें पाए जाते हैं? ग्रुप में पाए जाते हैं, है ना। ग्रुप में ही तो पाए जाते हैं। इनके ग्रुप जो है वो बहुत बड़े भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं। जैसे अगर हम बहुत ज्यादा बड़े ग्रुप की बात करें तो जंगलों में भाई ये मृग कहाँ पाए जाते हैं? जनरली आपके कहाँ पाए जाएंगे? आपके जंगलों में पाए जाते हैं। और एंटीलोप तो भी आप यहाँ कहीं देख सकते हैं, नील गाय का मैंने कल आपको एग्जाम्पल भी दिया था, ठीक है। तो ये जो डियर होते हैं ये शर्मीले होते हैं, ग्रुप में होते हैं। इनके ग्रुप कम से कम 150 से 200 तक को मिलते हैं आराम से, क्योंकि इन्हें पता होता है कि ये बहुत ज्यादा वैसे नहीं होते हैं, ना तो आक्रमण करते हैं किसी पर, सिर्फ ना बचाव करते हैं। और बचाव का ही सबसे अच्छा रीजन क्या होता है भाई? समाज में रहे आप। अगर आपको भाई, अगर आपको याद हो तो मैंने जब समाज के लक्षण बताए थे तो उसमें मैंने बेसिक कैरेक्टर बताया था कि समाज बनाने का एक जो सबसे अच्छा महत्वपूर्ण कारण है वो है प्रोटेक्शन। हमें सुरक्षा मिलती है समाज बनाने से, है ना। तो वही चीज आप लोग हिरन में बहुत आसानी से देख सकते हैं। अगर कोई भी, भाई आप लोग जनरली देखते भी है डिस्कवरी चैनल वगैरह, तो वहाँ पर एक बात नोटिस कीजिएगा, जब भी कभी कोई एक हिरन पानी पीने आता है कहीं तालाब में, नदी में, तो वहाँ पर अगर कोई कार्निवोर एनिमल है, लाइक कोई भी शेर, चीता, कोई भी, तो वो उस पर हमला जल्दी करता है एज कंपेयर टू अगर ये हिरन जो है वो ग्रुप में मौजूद है। तो अगर ग्रुप में है तो वो कभी भी नहीं सोचेगा, क्योंकि इनके ग्रुप बहुत बड़े होते हैं, है ना। जरा सी भी आहट किसी की मिलने पर, चाहे वो मानवीय क्यों ना हो, मानव की भी आहट अगर इन्हें मिलती है तो क्या करते हैं? वहां से ये भाग जाते हैं। कभी भी उन पर हमला करने की नहीं सोचते हैं कि भाई मैं इनको मार दूं तो मैं सुरक्षित कर लूं ना। इन्हें कभी भी थोड़ा भी खतरा लगता है वहां से भागने की सोचते हैं। इनके भागने में कभी कभी इनके जो एंटलर्स होते हैं, मतलब सींग, वो हमेशा इनके लिए थोड़े से बाधित होते हैं। मतलब इनको थोड़ा अवरोध उत्पन्न करते हैं भागने में। कभी झाड़ियों में फंस जाते हैं, कभी किसी में फंस जाते हैं। लेकिन ये काम हमेशा इसी टाइप से करते हैं, मतलब शर्मीला होता है, ये कभी उग्र नहीं होता, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि शर्मीला तो है, उग्र तो है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, देखिए एंटीलोप के बारे में तो इतना है नहीं, आप अब डियर के बारे में सीखे, आपको इन्हीं के बारे में सीखना है, ठीक है। तो जो डियर होते हैं, जब इनका प्रजनन काल आता है, क्लास क्या आता है इनका? प्रजनन काल आता है जब,
तभी ये थोड़े से उग्र हो जाते हैं। उग्र मतलब वायरुलेंट, थोड़े से वायरुलेंट हो जाएंगे, उग्र हो जाएंगे। कैसे उग्र होते हैं ये? हमेशा फिर जो भी इनका ग्रुप है, ठीक है, वहां जाकर ये थोड़े चिंघाड़ते हैं, जोर से चिंघाड़ेंगे और सामने वाले किसी भी साथी को ये मतलब मुकाबले के लिए उसको अपनी तरफ करते हैं, मतलब मुझे मुकाबला करना है किसी में हिम्मत तो आप सामने आए, इस टाइप से थोड़ा सा उन पर जोर दिखाते हैं चिंघाड़ कर। अगर उनके ग्रुप में किसी को भी उसकी इस चीज का प्रत्युत्तर देना है तो उस प्रत्युत्तर के लिए वो सामने वाला जो मृग होगा वो भी चिंघाड़ कर ही उसको जवाब देगा। ठीक है, अब क्या होता है, इन दोनों में जब लड़ाई होती है, ठीक, तो जाहिर सी बात है ये कभी हाथ पैरों से तो लड़ते नहीं है, ये लड़ते हैं अपने सींगों के द्वारा, है ना। तो कभी कभी जब इनके ये सींग टकराते हैं ना तो एक दूसरे में इलझ जाते हैं, है ना, और इलझते इतनी बुरी तरह से हैं कि या तो ये वहीं टूट जाते हैं, किसी न किसी के सींग वहां भी टूट जाते हैं, या कभी कभी एक दूसरे को इतनी बुरी तरह धक्का देते हैं कि एक हिरन की मौत तक हो जाती है, उनमें से जो थोड़ा सा कम ताकतवर होता है उसकी वहां पर मृत्यु तक हो जाती है। क्योंकि ये इतनी जोर से धक्का देते हैं कि इनके जो, भाई तो बताया ही था कि इनके जो सींग होते हैं, एंटलर्स जो होते हैं, खोखले होते हैं। क्यों खोखले होते हैं? क्योंकि वहां पर किसकी कमी रहती है हमेशा? कैल्शियम कार्बोनेट की कमी रहती है ना। तो जिसकी वजह से क्या रहेगा, उनके खोखले रहते हैं, ज्यादा कैल्शियम की कमी होने की वजह से वो ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है, तो बहुत जल्दी टूट जाते हैं। अगर अब सपोज करो यहाँ पे दो उन्होंने क्या किया था, लड़ाई की थी, एक हिरन दो हिरन, ठीक है, ये दो हिरन क्या किए थे, लड़े थे किसी भी चीज के लिए, मतलब किसी एक फीमेल के लिए इन दोनों ने लड़ाई की, ये वाला हार गया, मतलब इसकी मृत्यु हो गई। अब ये क्या करेगा, ये जीत तो गया है लेकिन अब ये दोबारा चिंघाड़ता है, मतलब दोबारा से जोर से चिल्लाएगा अपने उस ग्रुप में। क्यों? जिससे वहां पर मौजूद बाकी सब जितने भी ग्रुप में मौजूद हैं हिरन, उनमें से अगर कोई और लड़ने के लिए आना चाहता है, उस वक्त प्रजनन काल चल रहा है भाई, तो वो थोड़े उग्र हो जाते हैं ना ये, तो उस दौरान के ग्रुप में से कोई लड़ना चाहे तो वहां पर सामने आकर उससे मुकाबला कर सकता है। लेकिन अगर इसने नहीं किया, मतलब उनके ग्रुप में किसी ने भी उसको प्रत्युत्तर नहीं दिया चिंगाड़ कर, इट मीन्स अब ये विजयी हो चुका है अपने ग्रुप में, ठीक है। अब इनके ग्रुप में जो जिसके लिए भी जो भी मादा थी, ठीक है, फीमेल जो भी थी, अब ये उस पर अपना हक जमा लेता है, ठीक है। अब हक जमाने के बाद सबसे पहले तो ये थोड़ा सा सीमा रक्षक बन जाता है। इसने सबसे पहले अपनी क्या की, सीमा निर्धारण की कि अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये मेरा है एरिया, इसके बीच में अब कोई नहीं आएगा, ठीक। वहां पर जाकर ये क्या करते हैं, ये हमेशा एक हिरन होगा और साथ में ये कोई 3 से 4 फीमेल, के साथ अपना अलग कॉलोनी बसाता है ये, ठीक है। अब क्या होगा, इसने ज्यादा फीमेल नहीं ली है, 3 से 4 के साथ ही ये सिर्फ मीटिंग करेगा, ज्यादा के साथ नहीं कर सकता हिरन। उसके बाद फिर इनके जो बच्चे होते हैं, ठीक है, यहाँ पर इनके जो बच्चे होते हैं ये उनको उनकी देखभाल करेगा ये हिरन। अब जब तक बच्चे वयस्कावस्था में नहीं आ जाते, मतलब बड़े नहीं हो जाते, जब तक ये थोड़े से बड़े नहीं हो जाते, है ना, तो वयस्कावस्था तक ये अपने बच्चों की थोड़ी सी केयर करते हैं। जैसे ही इनके बच्चे बड़े होने लगते हैं वैसे ही ये डियर जो होता है ये अपना ये ग्रुप छोड़ देता है और छोड़कर आ जाता है ऑल मेल ग्रुप में, ठीक है, किस में आ जाएगा, ऑल मेल ग्रुप में आ जाएगा। अब ये अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं के साथ रहता है, ऑल मेल ग्रुप के साथ, मतलब यहाँ पर अब कोई भी फीमेल नहीं है, सारी की सारी यहाँ पर क्या है, मेल है यहाँ पर, ठीक है। अब ये पूरा अपनी पूरी जिंदगी इसी ग्रुप के साथ रहता है, अपने परिवार में नहीं लौटता, ठीक है।
तो इस तरह से, और ये जब चाहें तो अपने उसको बढ़ा लेते हैं ग्रुप को। जैसे अगर उनके बच्चे जो है किसी भी ग्रुप में शामिल होना चाहें तो वहां पर ये हो सकते हैं। क्लियर? फाइनल ईयर क्लियर हो रहा है ना आपको? हाँ, फाइनल ईयर हिंदी मीडियम। कुछ तो बताया करो। फाइनल ईयर क्लियर है ना? चलें फिर। यहां पर अब आपका हिरन मतलब डियर कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे आपके प्राइमेट्स के बारे में। प्राइमेट्स में भी आपके में जो सिलेबस में है दैट इज अ मंकी, वानर, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं वानरों के बारे में। यहाँ अब हमारा समाज जो है वो वानर से रिलेटेड रहेगा। प्राइमेट के बारे में हम बात करेंगे। अब सबसे पहले बात तो ये फाइनल ईयर है कि यहाँ पर अब आपका समाज ये खत्म हो जाएगा इस टॉपिक के बाद में, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? चलें, तो वानर जो होते हैं ये भी कैसे रहते हैं? हमेशा ग्रुप में रहते हैं, समूह में रहते हैं, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं अपने किसी भी वानर की, जैसे भारतीय लंगूर, भारतीय लंगूर के बारे में चलिए बात कर लेते हैं। तो भारतीय लंगूर जो होते हैं वो कैसे रहते हैं? हमेशा समूह में रहते हैं, ठीक है। इनके समूह जो होते हैं मतलब इनका जो समाज होता है वो बहुत ही ज्यादा सीखने वाला होता है। मतलब उससे हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। क्या क्या चीज सीख सकते हैं? जैसे जब वो समूह बनाते हैं ना अपना, तो वो इस हिसाब से समूह बनाते हैं कि उस ग्रुप में सिर्फ उतने ही वानर आए जिनका वो आराम से भरण पोषण कर सके। ये नहीं कि भाई तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, खाना मिले ना मिले चलेगा, वो वाली बात नहीं करते। ज्यादा से ज्यादा जब इन्हें पता है हम जिस एरिया में रहते हैं वहां पर खाने की और पीने की अच्छे से व्यवस्था है तो उनका ग्रुप अच्छा खासा बड़ा मिलता है। लेकिन अगर ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था अच्छे से नहीं होती तो वहां पर इनके जो समूह होते हैं वो भी छोटे होते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या चीज देखने को मिलती है वानरों में क्लास, कि पहले तो इनका समूह, इनका जो ग्रुप है बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा। लेकिन जैसे ही उस इलाके में थोड़े से कम होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्या चीज, खाने और पीने की प्रॉब्लम होने लगती है, वैसे ही ये ग्रुप आपस में टूट जाते हैं। फिर ये सभी दिशाओं में जाकर चाहे तो अपना अलग ग्रुप बनाए या फिर ये भोजन की तलाश में अलग अलग भी निकलते हैं, उसके बाद एक जगह मिलते हैं। ये तो खैर बहुत बात की बात। पहले हम समूह पर ही बात कर लेते हैं। इनमें इनका जो समूह होता है, ये अगर हम बात करें जंगलों में रहने वाले, ठीक है, जो जंगलों में रहने वाले वानर होते हैं उनका समूह बहुत ही ज्यादा शानदार मिलता है, वो बहुत ज्यादा एक्टिव मिलते हैं। एक्टिव मीन उन्हें हर काम बहुत अच्छे से आता है। उनके जो बच्चे होते हैं सबसे ज्यादा नजदीक होते हैं उस समूह में जो सबसे ज्यादा बूढ़े वानर होते हैं उनके और अपनी माताओं के, है ना, अपनी मदर्स के बहुत करीब होते हैं और अपने उस समूह में जितने भी बूढ़े वानर होंगे उनके बहुत ज्यादा करीब होते हैं ये। क्यों? क्योंकि उन्हें उनसे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। जो उनकी जो मदर होती है, जनरली आप लोगों ने भी देखा होगा, वो हमेशा अपने बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार भी करती हैं और उन्हें हमेशा संवारती ज्यादा रहती हैं जनरली, ठीक है। उन्हें हमेशा सजाती संवारती ज्यादा रहती है, उनके बाल सही करती रहेंगी, उनके ऐसे ऐसे जुएं से देखती रहती हैं, ये उनकी मदर का काम होता है। और उनके फादर मतलब जो नर होते हैं वो इस काम में थोड़े से कम भागीदार होते हैं, थोड़ा ध्यान नहीं देते बच्चों पर, क्योंकि उनका काम रहता है अपने समूह की सुरक्षा करना, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करना और बाहर से कोई अटैक ना कर दे, इस सब चीजों का भी दायित्व हमेशा नर का होता है। लेकिन वो कभी भी अपने समाज में जो उनके बच्चे होते हैं उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। इन सब के लिए या तो समाज में जो बूढ़े होते हैं उनको ध्यान देते हैं या फिर उनकी माताएं ध्यान देती हैं, ठीक है। ये तो बात रही जंगलों में रहने वालों की।
आप लोगों ने जनरली देखा होगा क्लास कि कुछ जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो बंदरों पर भी हुआ करते हैं, है ना। ये जो रिसर्च वगैरह होती है ये किन पर होती है, या तो माइस पर होंगी, मतलब चूहों पर, क्योंकि मैमल्स ही तो चाहिए होगा हमें, है ना। तो चूहे, खरहे, या फिर आपके बंदरों पर भी बहुत रिसर्च होती है। जैसे अभी कोरोना का भी चल रहा है, किस पर कर रहे हैं वो लोग, बंदर ही तो यूज करते हैं, क्योंकि वो हमसे बहुत ज्यादा नजदीक होते हैं जेनेटिकली, है ना। इसी वजह से वो इन पर रिसर्च करते हैं। तो एक रिसर्च ऐसी देखी गई कि जब हम इन्हें बचपन से पालते हैं, वो वानर और जो जंगलों में रहते हैं वो वानर, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। मतलब जिन्हें हम रिसर्च लैब में पालते हैं, है ना, वो ज्यादा कुछ सीखते नहीं है ना, वो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। उन्हें जो चीज आप बता दोगे वही खा लेंगे, वही पी लेंगे। उन्हें ना तो सजने संवरने किसी चीज की कोई टेंशन नहीं होती, ना वो बहुत ज्यादा लड़ते। वो एक्चुअली उनको बचपन से उस तरह से पाला होता है, जब वो छोटे होते हैं तभी से पालते हैं ना, वो बहुत साल तक रिसर्च चलती है। ऐसा तो नहीं है ना कि 3-4 दिन में कंप्लीट हो जाए रिसर्च, रिसर्च तो सालों साल चलती है। तो उनमें और जंगलों में रहने वाले इनके बच्चों में बहुत अंतर होता है। इनके बच्चे बहुत फुर्तीले होते हैं जो जंगलों में रहते हैं, जबकि हमारे जो अनुसंधान में रिसर्च लैब में जो बच्चे रहते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा इनएक्टिव रहते हैं, हमेशा बस एक तरफ देखते रहेंगे, ऐसे तो बहुत ज़्यादा लुद्धू टाइप से रहते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो इनकी माताएं भी, मैंने भी बताया ना, इनकी मदर क्या करती हैं, उनको सजने संवारने में ध्यान ज़्यादा देती हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं देखी गई। इसीलिए कहा जाता है अगर आपको इन सब का समूह देखना है, इनसे जुड़ी एक्टिविटी, कोई भी क्रिया देखनी है कि वो इस परिस्थिति में क्या करेंगे वानर, तब उस दौरान सिर्फ और सिर्फ जंगल में रहने वाले जो वानर होते हैं उन्हीं के ग्रुप की स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि वो अपने ही मर्जी से बड़े हुए हैं। उन्होंने बहुत सारी चीजें अपने बुजुर्गों से सीखी हैं, अपने पेरेंट्स को देखकर सीखी है। तो वो रिसर्च लैब वाले वानरों से बहुत 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 ज्यादा अलग होते हैं। ठीक है, क्लास समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना ये क्या चीज चल रहा है, बताएं जरा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये बात रही आपकी वानर की, कि वानर जो होते हैं वो किस तरह से अपने ग्रुप में बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं क्या नहीं करते। लेकिन इसमें एक चीज और खास देखने को मिलती है, इनके जो ग्रुप होते हैं, क्या गुड, इनके जो ग्रुप होते हैं, समूह जो होते हैं, वो होते हैं मल्टी मेल बाइसेक्सुअल ग्रुप। ठीक है, मल्टी मेल बाइसेक्सुअल ग्रुप, मतलब मल्टी मेल से मतलब इनके ग्रुप में बहुत सारे, रूम 3 का पासवर्ड क्या है बेटा, वो मुझे नहीं पता, एक सेकंड मनीष, आप बैच से हैं बेटा? यहाँ पे जूलॉजी क्लास चल रही है, एक सेकंड में बताती हूँ। मनीष वो आप थोड़ा सा बाद में आप प्लीज ज्वाइन कीजिएगा, यहाँ पर नहीं है ये भाई, जूलॉजी क्लास चल रही है। ठीक है, इसमें कोई भी अगर मैथ्स का स्टूडेंट या किसी और उससे रिलेटेड है तो वो हट जाए भाई। यहाँ सिर्फ और सिर्फ बीएससी फाइनल ईयर की जूलॉजी की क्लास चल रही है, बाकी सब वो कर सकते हैं, हट सकते हैं। हाँ गुड, भाई मुझे तो पता चले कितने बच्चे आ रहे हैं। चले ठीक है, तो हम बात करते हैं अपने मल्टी मेल बाइसेक्सुअल ग्रुप की। मतलब ये है कि इनका जो ग्रुप होता है क्लास, उसमें मल्टी मेल होते हैं, बहुत ज्यादा मेल होते हैं। और बाइसेक्सुअल मीन होता है उसमें मेल और फीमेल दोनों ही होंगे। ठीक है ना। अब ये करते क्या है, ये हमेशा एक, मैंने बताया ग्रुप में रहते हैं, बहुत बड़े ग्रुप भी हो सकते हैं। फिर ये इनमें हमेशा, मैंने बताया था कल भी, कि इनमें डोमिनेंट की भावना होती है बहुत, है ना।
डोमिनेंट की भावना मतलब ये अपने आप को थोड़ा प्रभावी दिखाने की कोशिश करते हैं। उनमें से कोई ना कोई एक सदस्य प्रभावी प्रकार का होता है। कैसा होता है? प्रभावी प्रकार का। मतलब एक ऐसा सदस्य होगा जो अपने पूरे ग्रुप का संचालन करेगा, उस ग्रुप का मुखिया होगा। वो ना सिर्फ एक उसका मुखिया होता है, बल्कि वो अपने आसपास के कुछ उसमें भी इंटरफेयर करता है। और जो मुखिया होता है इनका क्लास, वो थोड़ा सा बहुत बलिष्ठ, बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। क्योंकि जब भी इनमें, भाई कभी भी आपने देखा होगा दो ग्रुप टकराते हैं तो लड़ाई तो होना संभव ही है। तो उस दौरान जो मुखिया होता है मेनली वही लड़ाई करता है ना। तो इसीलिए इनमें जो प्रभावी नर होगा वो कैसे होंगे? वो हमेशा बहुत बलिष्ठ वाले होंगे। ठीक है। उनकी जो मादाएं होती हैं, मतलब उनकी जो फीमेल होती हैं, तो वो भी कैसी होती हैं? अपने जो प्रभावी नर से ये प्रभावी नर है, इसकी जो मादा होगी उसे हम बोलेंगे प्रभावी मादा या फिर उपप्रभावी मादा। इट मीन्स उनके बाद इन्हीं का नंबर आता है जो थोड़ा सा ग्रुप में इंटरफेयर करती है। ठीक है। लेकिन एक बार इनके अगर बच्चे हो जाते हैं, ठीक है, इन्होंने क्या किया, बच्चों को जन्म दिया, तब ये थोड़ा सा अपने ग्रुप में इंटरफेयर करना कम कर देते हैं। उसके बाद ये बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करते ग्रुप में, जो चल रहा है चलने देते हैं, क्योंकि इनका पूरा ध्यान अपने बच्चे पर आ जाता है। ये उनकी देख रेख में, उनका पालन पोषण में अपना पूरा का पूरा जीवन लगा देती हैं मादाएं। ठीक है। लेकिन इनके जो बच्चे होते हैं ना, इनकी भी बाद में प्रभावी नर बनने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इनके पेरेंट्स भी क्या रहे हैं, कभी प्रभावी रहे हैं। लेकिन उसके लिए एक रीजन होना चाहिए कि ये थोड़े से बलिष्ठ टाइप के होने चाहिए, वरना इनको कोई भी दूसरा टेक ओवर कर लेगा। टेक ओवर समझते हैं ना आप? चलिए मैं बता देती हूँ। जैसे ये कोई ग्रुप है, ठीक है, इनका कभी किसी से, मैम ये ग्रुप नंबर 3 का वो क्या है पासवर्ड? अरे इन्हें नहीं करना, वो बच्चे शायद किसी और के ऐड हो गए थे। मैंने हटा दिया उसको, बोल दिया था कि चले जाएंगे। बहुत देर तक मैंने आपको देखा था। खैर, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, जैसे ये कोई ग्रुप है, ठीक है, मल्टी मेल बाइसेक्सुअल ग्रुप, उसका सामना कभी किसी दूसरे ग्रुप से हो जाए, उस क्षेत्र में जो दूसरे ग्रुप रहते हैं उनसे कभी अगर उनका सामना हो जाएगा, तो क्या चीज देखने को मिलती है? लड़ाई। और तो कुछ नहीं हो सकता, जब दो ग्रुप मिल रहे हैं तो क्या होगा? लड़ाई ही संभव है। तो उस दौरान उस प्रभावी नर को बहुत ही ज्यादा अक्लमंदी से काम लेना होता है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे उसका पूरा ग्रुप होता है ना। अगर वो ही कमजोर हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा? फिर इन दोनों में जो विजयी होता है वही इस दूसरे को क्या कर लेगा? उसको टेक ओवर कर लेगा। जैसे ये मैंने दो ग्रुप बना दिए, ठीक है, इन दोनों में से सेकंड ग्रुप जीत गया, ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसका मतलब हो जाता है कि इस दूसरे ग्रुप ने इस पहले ग्रुप को टेक ओवर कर लिया। अब इस ग्रुप पर इसका आधिपत्य हो गया, है ना। तो ना सिर्फ इनके ग्रुप पर, बल्कि इनके ग्रुप में जितनी भी मादाएं होती हैं उन पर और उनके बच्चों पर भी वो क्या कर लेते हैं? अपना आधिपत्य जमा लेते हैं, है ना। जैसा वो कहेंगे वही होगा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये जो मादाएं होती हैं अपने बच्चों का पालन पोषण बहुत ध्यान से करती हैं, मतलब उन्हें बहुत ज्यादा बलिष्ठ बनाने की कोशिश करती हैं, जिससे वो बाद में प्रभावी नर बन सके। ठीक है। और इन सब चीजों का ही प्रभाव इन बच्चों में आता है। वो हमेशा ये सोचते हैं कि हम प्रभावी हैं, हम किसी को भी मार पीट सकते हैं। तो अपने ग्रुप में जो और बच्चे होते हैं, ठीक है, मैं बात कर रही हूँ जनरली, जो प्रभावी नर की, जो प्रभावी मादा थी, उसने जिस बच्चे को जन्म दिया था उस बच्चे की, ठीक है, तो वो बच्चा अपने ग्रुप में शामिल और बच्चों को पीट सकता है। ये तो भाई जनरली ह्यूमंस में भी होता है ना। जो ज्यादा ताकतवर होता है अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करता है, और उनके बच्चों में वो बात जनरली आ ही जाती है ना। जैसे बहुत अच्छे एग्जाम्पल मैं देना चाहूँ तो आप नेताओं के बच्चों को देख लीजिए, है ना। पॉलिटिशियन के बच्चों में बहुत ताकत का गुरूर रहता है,
वो जब चाहे जिसको चाहे पीट सकते हैं, मार सकते हैं, उनको कोई कहने वाला नहीं है, जस्ट बिकॉज उनके पेरेंट्स बैठे हैं उस गद्दी पर जो उनको सिक्योर कर लेंगे, है ना, इसी वजह से। लेकिन जब ये डोमिनेंट, ये जो प्रभावी नर है, ये एक चीज नोटिस करता है कि जब इसके बच्चे या इस ग्रुप में जो बच्चे हैं थोड़े बड़े हो चुके हैं, तब वो अपना ये पद छोड़ देता है। तब ये पद जो है उसको बहुत इजीली छोड़ देता है, ना सिर्फ छोड़ देता है बल्कि किसी एक को उस पर बिठा के भी जाता है, वरना इस पूरे ग्रुप में लड़ाई होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाएगी, है ना। तो उसको बिठा के भी जाएगा अपने पद पर, और ये क्या करता है फिर अपने इस डोमिनेंट जो है इसका नर, वो चला जाता है ऑल मेल ग्रुप में, ठीक है, ऑल मेल ग्रुप में चला जाता है। ऑल मेल ग्रुप का मतलब जहां पर सभी की सब कैसे होंगे, मेल होंगे, मंकीज, ठीक है। ये ऑल मेल ग्रुप जो होता है फाइनल ईयर, ये हमेशा बहुत ही ज्यादा अच्छे वानरों का माना जाता है। जैसे एक तो इसमें डोमिनेंट नर जो होते हैं जनरली ऐसे जाते हैं, कुछ वानर इनमें ऐसे भी चले जाते हैं जिनकी मादाएं उन्हें ज्यादा परेशान करती हैं, तो वो भी बहुत जल्दी अपना ग्रुप छोड़कर ऑल मेल ग्रुप में ही चले जाते हैं, है ना। और साथ में वो किसी और भी सारी जो समस्याएं होती हैं ग्रुप में, से किसी को खाने की परेशानी है, किसी को पीने की परेशानी है, इन सब चीजों से निपटने के लिए भी वो क्या करते हैं, हमेशा ऑल मेल ग्रुप को ही ज्वाइन करते हैं। उनका पूरा जीवन यापन ऑल मेल ग्रुप में ही होता है। आप लोगों ने अगर नोटिस किया हो तो अगर ये डिस्कवरी वगैरह पे दिखाते हैं ना लड़ाई वगैरह, तो जनरली वहां पर जो लड़ाइयाँ होती हैं वो ऑल मेल ग्रुप की ही चल रही होती है। बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं कि जब एक मल्टी मेल बाइसेक्सुअल ग्रुप की लड़ाई किसी ऑल मेल ग्रुप से चल रही हो, बहुत कम होता है। लेकिन हाँ, ऐसे नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ही नहीं होता, होता है, लेकिन ऑल मेल ग्रुप्स जनरली आपस में टकरा जाते हैं। किस लिए? उनका एक ही पर्पस होता है, एक दूसरे को टेक ओवर करना, सिर्फ टेक ओवर करना चाहते हैं, अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं। क्योंकि एक बार आधिपत्य जमा लिया, इट मीन्स उन्होंने अपनी एक सीमा निर्धारित कर ली यहाँ पर, ठीक है। तो क्लास होप सो, हाँ, आप लोगों को ये क्लियर हो रहा होगा, मुझे बताएं समझ में आ रही है ये? ठीक है, फाइनल ईयर जरा आप रिज्वाइन करें पहले।